अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। पिछली वीडियो में हमने एक मर्ज़ के बारे में डिस्कस किया था जिसमें बहुत ज़्यादा बदबूदार पसीना आता है, बहुत ज़्यादा आता है पसीना और उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। उसको ब्रोमोहाइड्रोसिस कहते हैं। हस्बे वादा आज इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकें कि इसका इलाज हम कैसे करते हैं। तो नाज़रीन, जहाँ तक एलोपैथिक अद्वियात का तल्लक है, इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जल्द को खुश्क करने वाली अद्वियात दी जाती हैं, लेज़र थेरापी का इस्तेमाल किया जाता है, बोचुलिनम टॉक्सिन इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि एक तरह से ग्लैंड्स जो होते हैं, ये पहले पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, एपोक्राइन ग्लैंड और एक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, ये टॉक्सिन जो हैं ये उनको एक तरह से पैरालाइज़ कर देते हैं, उनकी कारकर्दगी को इंतहाई स्लो कर देते हैं, जिससे पसीना बहुत कम पैदा होता है। लेकिन नाज़रीन, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। इसके अलावा एलोपैथी में लिपोसक्शन सर्जरी भी की जाती है। अमले जराही, इस किस्म के अमले जराही के अंदर जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा से फ़ालतू चर्बी जो है उसको निकाला जाता है और एंटीबायोटिक अद्वियात के भी साथ इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स इस्तेमाल होते हैं, पाउडर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं जो कि पसीने को दबा देते हैं, ग्लैंड्स की कारकर्दगी को कम कर देते हैं और इस तरह इनके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी होते हैं। ये जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, जब मरीज़ सांस लेता है तो उसके लंग्स के अंदर जो है ये उनका जहरीला बन जाता है जो कि फेफड़ों को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है एलोपैथी से और देसी अद्वियात से, बल्कि इसकी नज़रिए के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो लोग जो एलोपैथी को और होम्योपैथी को या तिब्बे यूनानी की जो अद्वियात हैं उनको जो इकट्ठा यूज़ करते हैं, जो उनको मिक्सअप करते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन एक होम्योपैथ डॉक्टर जो है उसको चाहिए कि वो होम्योपैथी ही इस्तेमाल करे। एक एलोपैथ डॉक्टर को एलोपैथी इस्तेमाल करनी चाहिए, एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसी तरह तिब्बे यूनानी के जो तबीब हैं, जो हुक्मा हैं, उनको चाहिए कि वो देसी अद्वियात इस्तेमाल करें। और पेशेंट को ये ख्याल रखना चाहिए कि जब वो ट्रीटमेंट के लिए किसी मुआलिज के पास जाते हैं तो उनको ये चेक करना चाहिए कि एक होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो देसी अद्वियात तो नहीं आपको दे रहा, वो आपको एलोपैथिक मेडिसिन मिक्स करके तो नहीं दे रहा। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो ना तो अपने शोबे के साथ मुझसे यानी संजीदा है, सिंसियर है, और ना ही वो आपके साथ सिंसियर है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में हम ये देखते हैं कि पसीना जो है वो किन अज़ा पे ज़्यादा आ रहा है। मसलन अगर अपर पार्ट पे पसीना ज़्यादा है तो उसकी मेडिसिन अलहदा हैं। अगर लोअर यानी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनके ऊपर पसीना ज़्यादा आता है, हाथों पे पसीना है तो और मेडिसिन है, चेहरे पे पसीना आ रहा है तो उसकी मेडिसिन और हैं। फिर इसमें ये होता है कि पसीना वन साइडेड तो नहीं है। मसलन अक्सर मरीज़ आपने बात करते हुए देखा होगा कि वो कहते हैं जी मुझे एक साइड पे पसीना आता है जिस्म के और दूसरी साइड जो बिल्कुल खुश्क होती है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होगी तो पसीना उनकी मेडिसिन जो है वो अलग-अलग होगी। जबकि दूसरे तरीका है इलाज जो हैं उनमें एक ही तरह का ट्रीटमेंट तकरीबन हर बंदे को दिया जाता है, ठीक है ना। ये एक बुनियादी फ़र्क है होम्योपैथी में, एलोपैथी में और तिब्बे यूनानी में। उसके बाद नाज़रीन, ये पसीना जो है इसका स्मेल किस तरह की है। अगर लहसुन की तरह की स्मेल आ रही है तो मेडिसिन और हैं। अगर प्याज की तरह की बू आ रही है तो मेडिसिन और हैं। अगर कच्चे गोश्त की तरह की बू आ रही है तो मेडिसिन और हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में और भी बहुत सारी ऐसी इसकी जो बदबू के करैक्टर हैं, उसकी स्मेल की जो खासियत है, उसको देखते हुए हम मेडिसिन यूज़ करवाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम एक नाम सुने कि जी इसमें पसीना जो है उसकी बदबूदार आ रहा है तो हम एक ही मेडिसिन उठा के हर फ़र्द को दे दें। इस तरह नहीं होता, ठीक है ना जी। मरीज़ का हम मिजाज देखते हैं,
और उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग देखते हैं, वो किन चीज़ों को पसंद करता है, किन चीज़ों को नहीं पसंद करता। फिर ये आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों को जब वो जज्बाती होते हैं तो उनको पसीना ज़्यादा आता है, जब वो उनको कोई, जैसे अब बच्चे जो हैं जिनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं होता, तो वो जैसे ही किसी टीचर के पास जाएंगे या किसी अजनबी को मिलेंगे तो उनके जिस्म पे फ़ौरी तौर पे पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो होम्योपैथी जो है इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के इंडिविजुअल पेशेंट के लिए इंडिविजुअल मेडिसिन जो है ना वो सिलेक्ट करती है। ये इसका एक ख़ासा है। होम्योपैथी में ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो पसीने को कंट्रोल करने के लिए, पसीने की जो एबनॉर्मेलिटी है उसको ठीक करने के लिए 794 मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। और अगर हम सिर्फ बदबूदार पसीने की बात करें तो 178 मेडिसिन जो हैं वो सिर्फ बदबूदार पसीने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो नाज़रीन, ये इन 178 मेडिसिन में से किसी एक मरीज़ के लिए दवा जो है उसका चुनाव करना, ये एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर का काम है। तो नाज़रीन, सारी मेडिसिन को तो ज़ाहिर है हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, वक्त बहुत थोड़ा होता है। तो इसमें हम उन 178 मेडिसिन में से एक का जिक्र करेंगे जिसका नाम है फ्लोरिक एसिड। नाज़रीन, फ्लोरिक एसिड जो है होम्योपैथी की एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और इसको समझने के लिए एक लफ्ज़ अगर आप याद कर लेते हैं, उसको आप अपने माइंड में बिठा लेते हैं, जिसको है OLD, ओल्ड, यानी बूढ़ा, ठीक है ना। तो तकरीबन 50% से ज़्यादा जो ये मेडिसिन है वो आपको अजबर हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये बूढ़े लोगों की मेडिसिन है, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये दवा जो है ये बूढ़े लोगों की मेडिसिन है। तो इसके जो मरीज़ होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं, वो डिमेंशिया का मर्ज़ उनमें आ जाता है, उनकी याददाश्त डिस्टर्ब हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, उनमें ज़हनी बिगाड़ आ जाता है, ठीक है ना जी, और उनको चक्कर आते हैं। अगर इस तरह की कैफियत जो है वो किसी मरीज़ में पाई जाएँ तो फ्लोरिक एसिड जो है एक बहुत ही अच्छा रोल अदा करती है। फिर ये है कि एक ख़ास बात जो इस मेडिसिन में है वो ये है कि बच्चे भी जो होते हैं ना, जो फ्लोरिक एसिड के मरीज़ होते हैं, वो अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े नज़र आते हैं। यानी उनके खदोखाल जो हैं, उनके चेहरे के, एक यंग आदमी जो है वो भी आपको बूढ़ा नज़र आएगा। यानी उसकी शक्ल सूरत से वो ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं जो 20 साल का लड़का है वो आपको 40 साल का नज़र आएगा। इसमें बुढ़ापा बहुत तेज़ी से आता है, ठीक है ना जी। ऐसे लोग जो कबल अज़ वक़्त जिनमें बुढ़ापा आना शुरू हो जाए तो फ्लोरिक एसिड उनकी बहुत मदद कर सकती है। उसके बाद जो पुराने ज़ख़म होते हैं, जो हील हो चुके होते हैं, कई साल पहले जो ज़ख़म हुआ और वो ठीक हो गया, तो वो रीओपन हो जाते हैं। अगर पुराने ज़ख़म जो हैं वो रीओपन हो जाएं, उनके किनारों पर छाले बनना शुरू हो जाएं और उन पर ख़ारिश होना शुरू हो जाए तो फ्लोरिक एसिड एक ज़बरदस्त मेडिसिन साबित होती है उनके लिए। नाज़रीन, आप हम बात करते हैं फ्लोरिक एसिड के जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी अज़वाजी और सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो इसमें एक बड़ी अजीब सी बात ये है कि जो फ्लोरिक एसिड के मरीज़ होते हैं, ख़ास तौर पे बूढ़े लोग जो होते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। हालांकि उनकी बॉडी जो होती है वो उनमें डिकेइंग प्रोसेस जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रहा होता है, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही होती हैं, वो बड़े नहीफ़ हो रहे होते हैं, कमज़ोर हो रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक और शादी करना चाहते हैं। यानी उनको शहावत बहुत ज़्यादा आती है, बल्कि मैं कहूँ उनको बहुत ही ज़्यादा शहावत आती है। और ख़ास तौर पे रात के पिछले पहर या सुबह के वक़्त उनको एक जिनसी जुनून सा महसूस होता है। ये लोग जो हैं जब ये निजी महफ़िलों में जाते हैं, गैदरिंग में जाते हैं, तो ये औरतों को ताकते रहते हैं, गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर औरतों को देखते रहते हैं, ठीक है ना। यानी हर वक्त वो एक और शादी करने के चक्कर में होते हैं, ठीक है ना। एक मज़े की बात यहाँ ये है कि जो ऑलरेडी उनकी शादी होती है उसके बारे में उनके ज़हन में वसवसे आ रहे होते हैं कि उनको ये डर होता है कि बस उनकी जो शादी है वो बहुत जल्द टूट जाएगी। इसी तरह अगर आप फ्लोरिक एसिड की जो औरतें हैं उनके बारे में बात करें तो उनके अंदर भी जिनसी ख्वाहिश बहुत बड़ी हुई होती है, उनके अंदर की मर्दानगी होती है। यानी इस दुआ की खासियत ये है कि इसके अंदर मर्दानगी बहुत ज़्यादा है। औरतें जो होती हैं उनके अंदर भी मर्दानगी होती है, उनकी बहुत ज़्यादा अदात व अतवार जो हैं वो मर्दों से मिलती जुलती होती हैं और जिनसी ख्वाहिश
उनके अंदर भी बहुत बढ़ी हुई होती है। तो नाज़रीन, ये अलामात, ये मज़ाज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ पसीने की तरफ, कि जब हमने किसी मरीज़ को बदबूदार पसीने के लिए फ्लोरिक एसिड देनी है तो हमने ये मजाज देखना है उसके अंदर, उसकी ये अलामत देखनी है कि आया उस मरीज़ का मजाज इस तरह का है, फिर फ्लोरिक एसिड जो है वो काम करेगी। तो अगर इसके पसीने की बात की जाए तो इसके चेहरे पे पसीना बहुत आता है, हाथ पाँव पे पसीना बहुत आता है, और इसका जो पसीना होता है वो चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है, उसमें बड़ी तेज़ किस्म की स्मेल आती है, तेज़ाबी होता है इसका पसीना, ठीक है ना जी। और ये पसीना जो है ये बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा करता है, ठीक है ना, उससे बू आती है बहुत ज़्यादा। तो नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लोरिक एसिड जो है इसका हड्डियों पे बहुत गहरा असर है। इसकी मरीज़ की हड्डियां जो हैं वो बुरबुरी हो जाती हैं, टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, उनमें सोजन पैदा हो जाती है, वो शदीद दर्द होता है हड्डियों का। अगर किसी ऐसे मरीज़ को जो कि बूढ़ा भी हो और उसकी हड्डियां टूट फूट का शिकार हों और उनमें दर्द वगैरह हो तो फ्लोरिक एसिड को ज़रूर याद करना चाहिए। अब हम इस मरीज़ के दांतों के हवाले से अगर बात करें तो फ्लोरिक एसिड जो है ये दांतों पे बहुत ज़्यादा गहरा असर करती है। दांतों के जो सॉकेट्स होते हैं, ये जो जबड़े के अंदर जो खाना होता है जिसके अंदर दांत पड़ा हुआ होता है, उसमें पीप पड़ जाती है, ठीक है ना जी। दांतों की जड़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उनमें पीप आना शुरू हो जाती है। इसके बच्चे जो होते हैं उनके दांत देर से निकलते हैं और दर्द करते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा दांत। इनके दांतों के ऊपर जो पॉलिश होती है वो ख़राब हो जाती है और उसके ख़राब होने की वजह से दांतों पे मैल जमना शुरू हो जाती है। दांत जो हैं वो ठंडे पानी से, ठंडी हवा से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपस में जब वो टच होते हैं दांत तो मरीज़ को दर्द होता है बहुत ज़्यादा। इसके दांत जो हैं वो कबल अज़ वक़्त जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर खोड़े बनना शुरू हो जाती हैं। फ्लोरिक एसिड जो है ये दाढ़ों पे ज़्यादा अच्छा असर करती है और ख़ास तौर पे जो विज़डम टीथ हैं उनको ये बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। उनका कलर ख़राब हो जाता है, वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फ्लोरिक एसिड को ज़रूर याद करना चाहिए। नाज़रीन, दांत निकलवाने के बाद इसके दांतों के अंदर जो अगर तकलीफ़ हो, मसलन दांत सेंसिटिव हो जाएं या उनमें पीप आ जाए, तो फ्लोरिक एसिड एक बेहतरीन मेडिसिन साबित होती है। इसी तरह इसका मरीज़ जो होता है वो डेंटल सर्जरी से बहुत ज़्यादा डरता है, वो उसकी कोशिश होती है कि अल्लाह करे मुझे ना ही करवानी पड़े, ठीक है ना जी। और अगर वो करवा ले तो उसकी अलामत में और इजाफा हो जाता है, उसकी तकलीफ़ में और इजाफा हो जाता है, क्योंकि इसके दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। और ये सेंसिटिविटी जो है ये आफ्टर डेंटल सर्जरी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह फ्लोरिक एसिड जो है वो डेंटल फिस्टुला के लिए बहुत इस्तेमाल होती है। यानी डेंटल फिस्टुला से मतलब है कि दांत के सिरे के ऊपर एक सुराख होता है और वो नीचे जड़ की तरफ जाके तो मसूड़े से बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें फिर पीप पड़ जाती है। तो अगर किसी मरीज़ को डेंटल फिस्टुला हो तो उसके लिए भी फ्लोरिक एसिड जो है वो एक ज़बरदस्त मेडिसिन साबित होती है। नाज़रीन, उम्मीद है इस वीडियो में आपने काफ़ी मालूमात हासिल की होंगी, और अगर आप ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप ये समझा है कि इस वीडियो से आपने कुछ गेन किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर दें। मज़ीद जो आप पूछना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में हमें ज़रूर याद करें। हमें आपकी खिदमत करके खुशी महसूस होगी। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, खुद इलाजी से बचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।